नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पॉलिटी की जो हमारी क्लासेस चल रही थी, आज उसमें हम लोग तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास भारत का राज्य क्षेत्र और संविधान संशोधन की प्रक्रिया के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, संविधान संशोधन प्रक्रिया 300 अनुच्छेद 368 एवं न्यायिक समीक्षा और आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को, बेसिक स्ट्रक्चर का जो थियरी है उसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज की इस क्लास को जरूर आप लोग शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 के अनुसार कहा गया है उसमें कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ठीक, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक, संविधान में केवल दो नामों भारत और इंडिया का उल्लेख है। ठीक, तो संविधान में केवल दो नाम है, भारत और इंडिया, जबकि हिंदुस्तान या भारतवर्ष का नाम भारतीय संविधान में नहीं है। ठीक, तो यूनियन क्या होता है? यूनियन का मतलब है कि भारतीय जो राज्य हैं वे किसी समझौते के परिणाम के स्वरूप नहीं है। ठीक, यानी इन राज्यों से कोई समझौता नहीं हुआ कि यूनियन में शामिल हो, जैसे कि अमेरिका में हुआ है। ठीक, यानी भारत का संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को भारत से भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक, जैसे कि अमेरिका में है, यहाँ पर कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया भारत एक अविनाशी संघ है, यानी इसके संघ को समाप्त नहीं किया जाए। संघ का जो स्ट्रक्चर है, ठीक, जो संघ की संरचना है उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। कोई भी राज्य इस संघ से अलग नहीं हो सकता है। इसीलिए एक कथन अक्सर परीक्षा में आता है कि भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी राज्यों का अस्तित्व तो समाप्त हो सकता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, नए राज्यों को बनाया जा सकता है, परंतु संघ को नहीं समाप्त किया जा सकता है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं भारत के राज्य क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारत का राज्य क्षेत्र और बाहरी क्षेत्रों का प्रवेश। ठीक, तो भारत के राज्य क्षेत्र की जो श्रेणियां हैं, एक तो राज्यों का राज्य क्षेत्र, ठीक, जो स्टेट्स हैं उनका राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, तीसरा है भविष्य में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र, यानी बाद में कोई राज्य, कोई स्थान या कोई राज्य भारतीय संघ में शामिल होता है, उसके विषय में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि बाहरी क्षेत्रों का प्रवेश किया जाएगा। इसका क्या प्रावधान है? संसद विधि यानी ला बना करके किन्हीं बाहरी क्षेत्रों को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। ठीक, उदाहरण क्या है? पाकिस्तान, श्रीलंका या नेपाल का कोई भूभाग भारत में मिलाना हो तो यह प्रक्रिया अनुच्छेद 2 के तहत होगी। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अभी हाल ही में बांग्लादेश के कई क्षेत्रों को भारत में शामिल किया गया है और भारत जो पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र है उसको बांग्लादेश को दिया गया है। ठीक, तो यानी कोई भी बाहरी राज्य जो है अगर उसको भारतीय संघ में शामिल करना है तो उसका प्रावधान अनुच्छेद 2 में है, जिसके तहत संसद कोई भी विधि बना करके बाहरी क्षेत्रों को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? आंतरिक पुनर्गठन। ठीक, यह अनुच्छेद संसद को वर्तमान भारतीय भूभाग के अंदर किसी भी प्रकार के बदलाव की शक्ति देता है, जैसे किसी नए राज्यों का निर्माण करना हो, किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाना हो या घटाना हो, किसी राज्य की सीमाओं बाउंड्रीज या नाम में परिवर्तन करना हो, जैसे असम को असोम कर दिया गया। ठीक, वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पुनर्गठन तथा दादर नगर हवेली और दमन व दीव के विलय के बाद भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन मत करिए, क्योंकि इसके पहले 29 राज्य हो गए थे। जम्मू और कश्मीर जो है और लद्दाख का जब अलग अलग इनको कर दिया गया, साथ ही साथ इनको
यूनियन टेरिटरी के रूप में, यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जब इनको बना दिया गया, इसकी वजह से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अनुच्छेद 3 के तहत कैसे किसी राज्य का पुनर्गठन किया जाता है, इसके क्या प्रावधान है? संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए इसके लिए, ठीक। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कोई विधेयक पेश किया जाता है। फिर राष्ट्रपति इस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास विचार हेतु भेजेंगे। समय सीमा राष्ट्रपति तय करेगा, यानी संविधान में इसकी समय सीमा का वर्णन नहीं है, ठीक। तो राष्ट्रपति जो हैं इस विधेयक को जिस राज्य के सीमा में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, उस राज्य को तोड़ करके दो राज्यों में विभाजित करना है, या फिर कुछ भी करना हो राज्य के मामले में, तो उस राज्य के विधानमंडल में भेजेगा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ही उस समय सीमा को तय करेगा कि कितने समय में उसको वापस भेजना है। राज्य विधानमंडल की राय मानना संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है। संसद अंतिम रूप से साधारण बहुमत द्वारा बदलाव कर सकती है, यानी राज्य का जो विधानमंडल होगा, जैसे उत्तर प्रदेश के किसी विभाग को, या फिर उत्तर प्रदेश को अन्य राज्यों के उत्तर प्रदेश के किसी भाग को दूसरे राज्य को देना हो, या उत्तर प्रदेश में ही 2 राज्य बनाने हो, या जैसे अभी वर्तमान में चर्चा चल रही है 3-4 राज्यों में, तो अगर यह राष्ट्रपति जो है या फिर संसद जो विचार करने के लिए विधेयक भेजेगी, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार या राज्य विधानमंडल चाहे कि हम बदलाव नहीं करना चाहते हैं और वह विचार करने के लिए संसद के पास भेजे, तो संसद इस राय को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। संसद क्या करेगी? वो अपने अनुसार जो नियम बनाने होंगे वो बना लेगी, उसमें राज्य विधानमंडल कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक। अनुच्छेद 4 में संविधान संशोधन की छूट की अगर हम बात करेंगे, तो अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किए गए परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, ठीक। तो अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी परिवर्तन अगर संविधान में किए जाते हैं राज्यों को लेकर के, तो उसमें 368 का जो संविधान संशोधन का प्रावधान है वह लागू नहीं होगा, यानी उस 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसे सभी कार्य संसद द्वारा साधारण बहुमत और सामान्य विधायी प्रक्रिया से संपन्न किए जा सकते हैं, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी। इसका एक उदाहरण देखा गया, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जब आंध्र प्रदेश विधानसभा में भेजा गया राज्य विधानमंडल में, तो विधानसभा ने इसको खारिज कर दिया, ठीक। इसके बावजूद चूंकि राज्य की राय बाध्यकारी नहीं होती है, ठीक, संसद ने कानून पारित करके 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? राज्यों के अस्तित्व पर संसद का पूर्ण अधिकार है, यानी संसद चाहेगी तो राज्य बचा रहेगा, और संसद चाहेगी तो राज्य समाप्त किए जा सकते हैं, उनके भाग को दूसरे राज्यों को दिया जा सकता है, या नए राज्य बनाए जा सकते हैं, या उस राज्य की क्या कहते हैं, उस राज्य का जो है नाम परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे अभी केरल का नाम था, वर्तमान में उसका नाम केरलम कर दिया गया है, जो कि मलयालम भाषा में उसको केरलम ही कहा जाता है, ठीक। आगे देखते हैं। तो अनुच्छेद जो इसमें 2 और 4 में 3 में जो परिवर्तन किए जाते हैं उसको लेकर के सिक्किम का विलय एक महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न उभरता है कि सिक्किम का विलय और अनुच्छेद 2A का क्या मतलब है। जब नए राज्यों के लिए अनुच्छेद 368 की आवश्यकता नहीं है, तो सिक्किम विलय के लिए 35वां और 36वां संशोधन क्यों किया गया? देखिए, 35वां संविधान संशोधन 1974-75 में किया गया। संविधान में एक नया अनुच्छेद 2 का ए जोड़ा गया। सिक्किम को एक नया राज्य का नया दर्जा दिया गया, जिसको सह राज्य एसोसिएट स्टेट कहा गया, ठीक। कारण क्या था? मूल संविधान के अनुच्छेद 1 में सह राज्य की कोई श्रेणी नहीं थी। इस व्यवस्था में रक्षा, संचार और विदेश मामले भारत के पास थे, जबकि आंतरिक मामलों में सिक्किम स्वतंत्र था। तो अभी जो हम लोगों ने देखा कि यह अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो राज्य की परिभाषा है
वह राज्य की परिभाषा असम पर लागू नहीं होती है, उस राज्य की परिभाषा असम पर लागू नहीं होती है, क्योंकि यह सह राज्य की श्रेणी में आता था, जबकि सह राज्य जैसा कॉन्सेप्ट संविधान में था ही नहीं। ठीक, अनुच्छेद 2 और 3 में था ही नहीं। तो इसीलिए अनुच्छेद 2 का ए जोड़ा गया संविधान संशोधन करके। अब जो सह राज्य सिक्किम को दर्जा दिया गया था, उसमें क्या था कि संचार, रक्षा और विदेश जैसे मामले भारत के पास थे, परंतु आंतरिक मामलों में भारतीय सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का अधिकार सिक्किम को था। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ कि 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया। प्रयोग सफल न होने पर सिक्किम की जनता की मांग पर अनुच्छेद 2A को समाप्त कर दिया गया। ठीक, सह राज्य का दर्जा समाप्त करके सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया। यानी पहले सह राज्य के रूप में सिक्किम का विलय भारत में किया गया, उसके बाद उसका सह राज्य का दर्जा समाप्त करके पूर्ण राज्य बना दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाने के साथ ही उसकी विधानसभा के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या जैसे 60 से कम सदस्य की विशेष व्यवस्था करने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान भी जोड़े गए थे। ठीक, तो आर्टिकल 371 ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं संविधान संशोधन के प्रकार। अनुच्छेद 368। ठीक, भारतीय संविधान में संशोधन के कुल 3 तरीके उपलब्ध हैं, परंतु विशेष रूप से अनुच्छेद 368 के तहत केवल 2 तरीके मान्य हैं। पहला, साधारण बहुमत। यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक, तो इसीलिए आपने देखा होगा जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संशोधन किए जाते हैं, उसमें 368 के तहत संविधान संशोधन को नहीं माना जाता है। ठीक, इसीलिए उसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। जो दो अन्य तरीके हैं, एक है विशेष बहुमत। इसमें अनुच्छेद 368 में शामिल किया गया है। इसमें क्या होता है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3। ठीक, कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 जो मत है वह किसी भी संशोधन के पक्ष में होना चाहिए, तब यह विशेष बहुमत कहा जाएगा। तीसरा है संशोधन का जो तरीका, विशेष बहुमत होना चाहिए प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन होना चाहिए, तो यह भी 368 के तहत किया गया संशोधन माना जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 368 के क्या नियम है इसको भी देख लेना चाहिए हमें। संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति भारतीय संसद यानी पार्लियामेंट के पास है। संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि राज्यसभा में होगा पहले फिर उसके बाद लोकसभा में, यानी किसी भी सदन में संशोधन को प्रस्तुत किया जा सकता है संशोधन विधेयक को। यदि दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक, और विधेयक जो संशोधन विधेयक जो पारित हो भेजा जाता है वह वहीं पर समाप्त हो जाता है। यानी कि संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के तहत अगर संविधान संशोधन करना हो तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ज्वाइंट सिटिंग जो है वह नहीं बुलाई जा सकती है, जो कि यह 368 के तहत अगर संविधान संशोधन की बात की जाए तो। यदि विधेयक लोकसभा में पारित होकर राज्यसभा में लंबित है और इसी बीच लोकसभा भंग हो जाए तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर विधेयक कैसे समाप्त होता है इसको भी हमें देखना होगा। यदि लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में लंबित है प्लस इसी बीच लोकसभा भंग हो जाए तो विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाएगा। परंतु दूसरा नियम क्या है, यदि विधेयक पहले राज्यसभा से पारित हो जाए और लोकसभा में लंबित हो और लोकसभा भंग हो जाए तो विधेयक समाप्त नहीं होगा, नई लोकसभा उस पर विचार करेगी। तो 2 तरीके यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है। अगर पहले लोकसभा में पारित होता है फिर राज्यसभा में जाता है उस पर विचार करने के लिए, परंतु उसका निर्णय नहीं आता है और वह लोकसभा भंग हो जाए तो विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाएगा। दूसरा क्या है, पहले राज्यसभा में पारित हो और लोकसभा में वह भेजा जाए विचार के लिए, परंतु इसी बीच लोकसभा भंग हो जाए तो विधेयक समाप्त नहीं होगा, बल्कि जो नई लोकसभा का गठन होगा वह उस पर विचार करेगी।
राष्ट्रपति की स्वीकृति और 24वां संविधान संशोधन 1971, इसको भी देखना यहाँ पर जरूरी है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की शक्तियों को ऐतिहासिक रूप से सीमित किया गया है। 24वां संविधान संशोधन 1971, इस संशोधन द्वारा यह महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। संविधान में अगर संशोधन किया जाना हो तो संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। ठीक, राष्ट्रपति इन विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कोई भी विधेयक भेजा जाएगा तो उसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटाया जा सकता है। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 24वां संविधान संशोधन जो है संसद की सर्वोच्चता स्थापित करने और संशोधन प्रक्रिया में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को समाप्त करने के लिए लाया गया था। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब न्यायिक समीक्षा क्या है? गोलकनाथ जो बनाम पंजाब राज्य का जो वाद था 1967 में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। फिर 24वां संशोधन 1971 में फिर संसद की प्रक्रिया को लेकर के सरकार ने संविधान में अनुच्छेद 13A जोड़ा। ठीक, संविधान में 13A जोड़ा, अनुच्छेद 13A। इसका क्या प्रावधान था 13A का? संविधान संशोधन विधि यानी लॉ की परिभाषा में नहीं आते, अतः न्यायालय इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है। ठीक, 1967 में किया गया कि मौलिक अधिकारों को संसद संशोधन नहीं कर सकती है, यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। बाद में 1971 में सरकार ने इस संविधान संशोधन को पलट दिया, अनुच्छेद 13A जोड़ा, उसमें कहा कि जो संविधान में संशोधन होते हैं वह विधि की परिभाषा में नहीं आते, अतः न्यायालय इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है। ठीक, फिर होता है केशवानंद भारती का जो वाद चला है, ऐतिहासिक निर्णय उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जो कि अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की पीठ थी। ठीक, इसमें आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्थापित किया गया। संसद की शक्ति के विषय में उन्होंने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु यह जो संशोधन संविधान के आधारभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा केशवानंद भारती मामले में कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में तो संशोधन कर सकती है, उसको अधिकार है, परंतु संशोधन किया जाएगा तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है, आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत है, उसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 13A भले ही विधि की परिभाषा से बाहर हो, लेकिन यदि कोई संशोधन आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकती है, यानी यहां पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इस निर्णय के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका ने संसद की असीमित संशोधन शक्ति पर अंकुश लगाया और संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा की। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक तो केशवानंद भारती का मामला है, पहले गोलकनाथ का जो मामला आया था तो उसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकते हैं। फिर इंदिरा गांधी की जो सरकार है 1971 में 13A अनुच्छेद जोड़कर 13 का 4 जोड़ करके उसको बताया कि यह न्यायिक समीक्षा से बाहर है। फिर केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, परंतु वह जो उसका आधारभूत ढांचा है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहां पर इसको ध्यान में रखिएगा। आधारभूत ढांचे का अगर नवीनतम उदाहरण हम देखेंगे तो NJAC का जो अभी केस हुआ था, 99वां जो संविधान संशोधन 2014-15 में आया था, संसद में क्या हुआ कि वर्ष 2014-15 में संसद ने 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पारित किया। ठीक, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को बनाने के लिए 99वां संविधान संशोधन किया गया। न्यायालय ने पाया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो कि एक आधारभूत ढांचा है, में हस्तक्षेप है। ठीक, भारतीय इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी पूरे के पूरे संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर पूर्ण रूप से रद्द कर दिया, यानी जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
की बात की गई थी सरकार के द्वारा यानी संसद के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। ठीक, संविधान संशोधनों की अगर हम बात करेंगे तो अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो 128 संविधान संशोधन विधेयक जो हैं प्रस्तुत किए जा चुके हैं और 106 संविधान संशोधन पूर्ण रूप से पारित हो चुके हैं और लागू हो चुके हैं। ठीक, अभी हाल ही में 106वां जो संविधान संशोधन हुआ है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, ठीक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वह 106वां संविधान संशोधन है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो आज की जो हमारी क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आज का जो संविधान का भारतीय संविधान का भाग 1 है, अनुच्छेद 1 से 4 हम लोगों ने विस्तार पूर्वक इसको देखा। तो आशा करता हूँ क्लासेज में जो तथ्य बताए गए हैं आपको पसंद आए होंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।